हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है श्री गणेश स्टडी चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं, आज नहीं आज ही सेट मारे हैं आपका जो है हिस्ट्री का, आपका हिस्ट्री का आज ही सेट लगाए हैं फुल एनालिसिस के साथ। अब हम चालू करते हैं दूसरा सेशन। तो दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसका भी फुल एनालिसिस करते हैं मिलके। चलिए पूरा वीडियो तक बने रहिएगा। तो ये देखिए एग्ज़ाम हुआ है कब, तो हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 2023 को। तो 9 दिसंबर को हुआ है, 9/12/2023 को। जो 9 दिसंबर से लेके 12, शायद 12 था या 15 दिसंबर तक चला था। तो वही एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन अब विथ आंसर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सेशन। 111 नंबर में है क्वेश्चन, 111 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो इसमें पूर्वी देशांतर में हो जाएगा 97 डिग्री 97°25', ठीक है, ईस्ट हो जाएगा। और वहीं सबसे दक्षिणी अक्षांश जो है वो हो जाएगा 8°4', ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किबुथु में है सबसे पूर्वी बिंदु, और ये भारत की मुख्य भूमि में है कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन जिसे कहते हैं, 8°4'। वहीं बात करें 68 डिग्री 7' का, ठीक है, 68 डिग्री 7' का। तो ये आपका हो जाएगा, आपका कहाँ है, गुहार मोती में है, गौर माता या गुहार मोती। ये हो जाएगा आपका गुजरात में, ठीक है, पश्चिमी बिंदु। और वहीं बात करें 37 डिग्री 6', 37 डिग्री 6', 37°6' का। तो ये आपका सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सॉरी, जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, उसको लद्दाख कहेंगे, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। तो सबसे उत्तरी बिंदु नाम जो कि इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कौल। वहीं इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट ये आपका लद्दाख में है। तो कितना है यहाँ, 37 डिग्री 6', ठीक है, 6' है। और वहीं इंदिरा पॉइंट की बात, इसे इंदिरा कौल का नाम से जानते हैं, इंदिरा कौल। और इंदिरा पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा बिंदु दे दिए हैं, इंदिरा बिंदु। तो ये सबसे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 45' पे है। तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। 32,87,00,000 वर्ग किलोमीटर है, 87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये सही है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है, ठीक है। और भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है, 82 डिग्री 45', नहीं 82 डिग्री 30' है, ठीक है, 82 डिग्री 30' है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में ऐसे भी एक से अधिक होगा, ठीक है। और तटीय सीमाओं की बात करें, तटीय सीमा कितना है, तो 6100 है, ठीक है। ये नवीनतम नहीं है, पुराना आंकड़ा, नवीनतम अभी जो है बढ़ गया है। द्वीपों सहित अगर पूछा जाएगा, गृह मंत्रालय का अनुसार जो है बढ़ गया है अभी। और ये 7516.6 है द्वीप को मिलाकर, द्वीपों सहित, ठीक है। तो इतना है, लेकिन अभी जो है 11,000 से भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, 11,000 कुछ है पूरा
आंकड़ा अभी पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है हम, तो इनको जहाँ मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये आंकड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 113 नंबर, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो लंबाई और चौड़ाई, अब जैसे ये भारत को मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो जिधर से आप जाइएगा उधर से इधर से हो जाएगा आपका 3200, ठीक है, 3214, और इधर से हो जाएगा 2900, ये 2933, ठीक है। तो इधर से हो गया, इधर उत्तर से दक्षिण हो जाएगा आपका लंबाई, और ये चौड़ाई हो जाएगा पूरब से पश्चिम चौड़ाई। पहले लंबाई पूछा है तो ऐसे भी आप ध्यान दीजिएगा, लंबाई पहले पूछा है तो लंबाई क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। चौड़ाई कम होगा तो चौड़ाई बाद में देना है। तो इसीलिए 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, तो आपको ये मारना है ए नंबर, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी मालाबार तट है, तो पूर्वी तट नहीं, ये गलत हो जाएगा। गोवा के दक्षिणी भाग में पश्चिमी तटीय पट्टी, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, ये भी आपका सही है। बी और सी आपका बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा आंसर, डी नंबर। आगे है, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट में से है कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर यानी कि कर्नाटक का भाग है, तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक सबसे तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, मालाबार तट कहलाता है। यद्यपि कन्नड़ तट को भी कभी कभी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। आगे है मालाबार तट में पश्च जल लैगूनों की प्रधानता, जिन्हें कयाल भी कहा जाता है। पश्च जल पाया जाता है यानी कि ऐसे ऐसे, तो इसके बीच में जो है जल ना, ये तो इसे पश्च जल की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कयाल और लैगून, वे जलीय भाग जो स्थलों द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, तो उसे क्या कहता है? पशजल या लैगून। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से है? तो गुजरात से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। आगे है यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी का स्रोत है ज़्यादा, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है, बीच बीच में पहाड़ी भूभाग भी है। आगे है, गुजरात में गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक को क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक के भाग को ये देखिए, गुजरात से लेके गोवा तक, गुजरात से गोवा तक कौन सा है? गुजरात से लेके गोवा तक ये कोंकण तट है, ठीक है, कोंकण तट। और गोवा से लेकर गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक, कर्नाटक का सबसे निचला भाग है, दक्षिणी भाग है मंगलोर, तो यहाँ तक कौन सा है? कन्नड़ तट है, ठीक है, कन्नड़ तट। और वहीं कन्नड़ से लेके यहाँ मंगलोर से लेके केरल का कन्याकुमारी तक तमिलनाडु का, तो ये हो गया मालाबार तट, ठीक है, ये हो गया आपका मालाबार तट। आगे देखिए कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़ा है, तो इधर का जो है अधिक चौड़ा है, इधर का, और इधर का सकरा है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। आपका कोरोमंडल जो जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ ये
यहाँ से आपका जाएगा कोरोमंडल, तो ये कन्याकुमारी से लेकर आपका आंध्र प्रदेश तक आपका विस्तृत है। आंध्र प्रदेश तक है आपका कोरोमंडल, तो इसे कहेंगे कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दक्षिण भारत की नदियों में कौन सा कथन सही है? इसमें तो नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा के उत्तर में बहती है, विंध्याचल के दक्षिण में, सतपुड़ा के उत्तर में। ये सतपुड़ा हो गया और ये विंध हो गया, इसी के बीच में विंध होगा, वो नहीं होगा, तो विंध। तो ये नर्मदा नदी है, तो ये जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। और तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, और तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बह रही है, ये आपका सही है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है, तो ये सही है आपका। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार डी नंबर हो जाएगा। बी और सी नंबर सही है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में एक से अधिक कथन सही है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी जो है विंध्य के उत्तर में और सतपुड़ा के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य, उत्तर में और दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य, मतलब नर्मदा नदी के उत्तर में है विंध्य और दक्षिण में है सतपुड़ा। ऐसे थोड़ा सा अलग करके लिखा गया है सेंटेंस को। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। ये अरीय अफवाह तंत्र है, ठीक है। यह सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये सबसे लंबी नदी है सागर में गिरने वाली। आगे देखिए, यह जबलपुर के निकट भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा और कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। तो एक कपिलधारा भव्य कंदरा बनाता है, संगमरमर की चट्टानों से होते हुए गुजरती है नर्मदा नदी, और वहाँ एक कपिलधारा बनाती है या धुआंधार जलप्रपात, जिसे कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, का निर्माण करता है। यह भड़ौच के निकट ज्वार नदमुख द्वारा अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये खंबात की ज्वार नदमुख के द्वारा गिरती है खंबात की खाड़ी में। वही बात करें तापी नदी, तो ये ध्यान दीजिएगा तापी नदी के बारे में। तापी नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। तो मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के समांतर 724 किलोमीटर लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में ये भी मिल जाती है। लेकिन ये निकलती कहाँ से है? तो ये बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। तो ये मध्य प्रदेश में है बैतूल जिला। वहीं अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, और बैतूल जिला मुल्ताई नामक स्थान मध्य प्रदेश से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तापी नदी। सतपुड़ा की श्रेणी से, क्यों? सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में प्रवाहित होती है, सतपुड़ा श्रेणी है, यहीं से निकलती हुई इधर प्रवाहित होती है तापी नदी। आगे देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा के बाद में दक्षिण में है आपका तापी, तापी के दक्षिण में है अजंता की पहाड़ी पर्वत, अजंता पहाड़ी है, उसी के बीच में प्रवाहित होती है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में।
तापी के मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। और तापी के मुहाने पर कौन सा नगर स्थित है? तो सूरत। गुजरात का सूरत जो है तापी नदी पर, ठीक है। सूरत तपता है, सूरत जब चमकता है ना, उसमें ताप रहता है तभी चमकता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, सूरत से होकर प्रवाहित सूरत शहर स्थित है तापी नदी पर। चेहरा कैसे चमकता है? जब उसमें ताप होता है। चेहरा चमकता है सूरत कैसे चमकता है? जब उसमें ताप होता है तब चमकता है, ठीक है। और उकाई परियोजना जल विद्युत परियोजना है तापी नदी पर ही, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो सिंधु और सतलुज नदी, सिंधु इधर से प्रवाहित होती है बुखारचू ग्लेशियर से निकल के, और ये हुआ सतलुज नदी। इसके बीच में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कश्मीर हिमालय को जो है पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, और हिमाचल हिमालय है दूसरा, ठीक है। तो ये आपका डी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए आंसर में क्या है। आंसर में है कि सिंधु सतलज नदी के बीच स्थित क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर लंबाई में जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसका भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलेजा हो गया, और फिर पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये सब होना चाहिए। लेकिन पीर पंजाल, धौलाधर ये कश्मीर हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का धौलाधर तक। धौलाधर हल्का थोड़ा सड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में, और पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? निवासित जहाँ निवास करता है, तो ये माजुली नदी द्वीप है, ये सबसे बड़ा है। आगे देखिए, कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे अधिक खारे पानी नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ी, तो ये आपका चिल्का झील हो जाएगा, ठीक है। और यहीं अगर बताइएगा तो सबसे अधिक, तो ये राजस्थान में है सांभर झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो ये हो जाएगा सांभर झील, ठीक है। ये राजस्थान में है, और ये चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा में। तो यहाँ देखिए कि यह द्वीप संकटग्रस्त स्थिति में है अभी। इसे संरक्षित करने विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह 2016 में नदीय द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। 118 का महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, तो चिल्का झील आपका सी सही था। उसके बाद उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है, ये लैगून झील है चिल्का झील। यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। पुलिकत झील के बारे में अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है पुलिकत झील, और एवं तमिलनाडु की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। और इसका निर्माण जो है समुद्र के बालू की रोधिका भित्ति से हुआ है। पुलिकत झील का समुद्र के बालू की रोधिका भित्ति अलग होने के कारण हुआ है सांभर झील। अगर बात करें सांभर झील की तो देखिए हम स्टार भी लगाए हैं। तो सांभर झील राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। यानी कि सबसे अधिक खारे पानी कहाँ मिलता है? तो सांभर झील में, ठीक है। तो ये राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। सांभर झील भारत का सबसे नमकीन लवण युक्त झील है, सबसे नमकीन यानी सबसे लवणीय झील है। भारत में सर्वाधिक नमक गुजरात राज्य में तैयार किया जाता है। तो ये हो गया इसका महत्वपूर्ण पॉइंट।
अगला देखिए, सुंदरवन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही है। इनका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, सही है। रॉयल बंगाल टाइगर, सही है। उपयुक्त में एक से अधिक, सही है। इसे कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, सुंदरवन। 120 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो किस नदी पर है शिव समुद्रम? किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ये ध्यान देना है, दूसरा सबसे बड़ा है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका कावेरी नदी के किनारे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो कावेरी नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है, ठीक है। कावेरी नदी पर ही है होगेनकल, ये ध्यान दीजिएगा, होगेनकल जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, होगेनकल जलप्रपात, ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोडागु जिला में है मैसूर पठार, कर्नाटक का कोडागु जिला में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है। दक्षिणी भाग से कहाँ? तो ब्रह्मगिरी, मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये आप कर्नाटक इसको मान लीजिए, ठीक है, ये कर्नाटक है। और कर्नाटक का कोडागु जिला है, यही मान लीजिए कोडागु जिला है। तो ये कोडागु जिला, इस पे है आपका ब्रह्मगिरी, सॉरी, इस पे है आपका मैसूर पठार, ये पठार है। इसी का दक्षिणी छोर जो है, इसी का दक्षिणी छोर जो है, यहीं पे है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहीं से निकलती है आपका तो कावेरी नदी, ऐसे होके प्रवाहित होती है। तो इस पे है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसके अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, जहाँ जहाँ कावेरी नदी का अपवाद क्षेत्र है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ उत्तर में है, इसकी उत्तरी सहायक नदियों में, उत्तरी सहायक नदियाँ या बाएं तरह से मिलने वाली नदियाँ है आपका हेमावती, बाएं तरफ से ये मिल रही है हेमावती हो गया, लोका पावनी, हेमावती। तो ये हो गया हेमावती, लोका पावनी और सिमसा, ठीक है, सिमसा, ये हो गया बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। और अर्कावती भी है, तो ये अर्कावती, ठीक है, अर्कावती। तो ये नदियां हैं आपके बाएं तरफ से मिलने वाली, हेमावती, लोका पावनी। वहीं दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मण तीर्थ हो गया, लक्ष्मण तीर्थ। और काविनी, दूसरा हो गया काविनी नदियाँ, ये हो गया काविनी नदियाँ। तीसरा हो गया आपका सुवर्णवती भवानी, फिर पीला नाम लेते हैं सुवर्णवती भवानी अमरावती, ठीक है, ये हो गया अमरावती, ये हो गया भवानी, ये हो गया आपका सुवर्णवती, और ये हो गया काविनी, ये काविनी हो गया, ये लक्ष्मण तीर्थ, तो ये हो गया आपका लक्ष्मण तीर्थ। तो ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हो गया, और ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कावेरी की। आगे 121 नंबर क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, ये भी आपका सही है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं
दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? वायु के तापमान एवं दबाव, वायु के ताप और दाब के परिवर्तन के कारण होती है। तो ये देखते हैं, ये शायद सही नहीं है। आगे देखिए, ये कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा बाएं और लगता है ये सही है आपका। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी के निर्माण में सहायक होता है। तो ये भी आपका ये सही है, ये तो नहीं आया था क्या कहता ऑप्शन में। और आगे है, यह बल चक्रवात प्रति चक्रवात के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोरियोलिस बल चक्रवात और प्रति चक्रवात में के निर्माण में भी इसका भूमिका निभाता है। आगे है, आगे की महासागरीय धाराओं के दिशा परिवर्तन में भी यह बल सहायक होता है। यह आपका सही है। यह बल जेट स्ट्रीम के निर्माण, कोरियोलिस बल क्या करता है? जेट स्ट्रीम के निर्माण, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों, मानसून पवनों के निर्माण में भी सहायक है। तो देखिए सारे कुछ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वायु के उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब में परिवर्तन के कारण कोरियोलिस बल के कारण होता है। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम राज्य में किस राज्य में है? तो ये आपका मेघालय राज्य में है। और यहाँ चेरापूंजी जो है यही है, सबसे अधिक बारिश होता है मासिनराम चेरापूंजी। यहाँ मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा कितना होता है? वार्षिक वर्षा इसमें 11,871 मिलीमीटर। ठीक है, इतना वार्षिक वर्षा होता है चेरापूंजी में, बहुत अधिक। सॉरी, ये मासिनराम में होता है और चेरापूंजी में होता है 14,000 ये 1313 मीटर ऊंचाई पे फैला हुआ है। 1313 मीटर ऊंचाई पे है चेरापूंजी। ये चेरापूंजी है, इतना 1313 मीटर की ऊंचाई पे चेरापूंजी है। और 1401 मीटर की ऊंचाई में फैला हुआ पर है मासिनराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? जहाँ 70 से कम वार्षिक वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन वनों के बारे में बात करें तो 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार का वन पाए जाते हैं कौन कौन से वन हैं? तो बबूल, बैर, खजूर, खैर, नीम भी और खेजड़ी। और ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान एवं पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पाए जाते हैं, यानी गुजरात, पंजाब, राजस्थान में तो होता ही है 70 सेंटीमीटर से कम। वहीं मध्य प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में, आंध्र प्रदेश में भी होता है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में और मध्य प्रदेश के इंदौर कुर्नूल तक ये पठार के मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी में मिलते हैं। ये 70 सेंटीमीटर से कम और ये वन पाए जाते हैं बबूल, बैर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी। ये सब आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। और आगे है, ये की वनस्पतियाँ बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस आदि पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में पाया जाता है? तो किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियाँ। ठीक है, पर्णपाती, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंध में तो पाया जाएगा ही, क्योंकि बहुत लंबा लंबा वृक्ष होता है। वहीं पर्णपाती, इनके पत्ते झड़ जाते हैं चंदन के। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी विशेषता भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले, सही है। और है कि सभी पेड़ घने ऊंचे स्तरीकृत होते हैं। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो आइए देखते हैं ये सी वाला सही है या नहीं। तो ए और बी तो सही है। ये देखिए, भारत में चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति कहाँ से कहाँ तक होता है? 100 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके मुख्य क्षेत्र हैं कौन कौन से? तो सह्याद्री के पूर्वी ढलान, सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, और सह्याद्री के पूर्वी ढलान, सह्याद्री का पूर्वी ढलान। शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर, जो कि शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर सबसे सटा हुआ है उसका, और तराई प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से मानसूनी वन है, ये मानसूनी वन भी है। यहाँ के प्रमुख पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन कौन आएंगे? तो सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, साल, खैर, त्रिफला, चंदन। ठीक है, ये सभी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान है। सागवान, सखुआ, शीशम की लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने में काम आती हैं। आगे देखिए, रेल के स्लीपर स्पीपर बनाने में सखुआ, साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका। अगला है व्याख्या 125 का, कि उपयुक्त में एक से अधिक होगा। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, इस वन के मुख्य क्षेत्र सह्याद्री पश्चिमी घाट में है, सह्याद्री महाराष्ट्र में। तो शिलांग पठार, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो ये वन पाए जाते हैं लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और शिलांग पठार यानी मेघालय। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को 16 वन कहते हैं, 16 वन या 16 वन के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, आगे देखिए, विषुवतीय वनों की तरह इन वनों की लकड़ियां कठोर होती हैं तथा वृक्षों की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, इसमें भी वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती इसमें भी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो इसमें पेड़ों की ऊंचाई कितनी पाई जाती है? तो 60 मीटर तक पेड़ों की से भी अधिक ऊंचाई मिलती है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन में। वनस्पति कहिए या वन कहिए, यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो महोगनी है, आबनूस है, महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना रबड़, बांस, बेंत,
जारूल, ये ध्यान रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां हैं जहाँ की 200 से अधिक वर्षा होती है। ये वन मसालों के बगानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये वन मसालों के बगानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। रबड़ सिनकोना दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री में क्या होता था, तो ये दक्षिणी सह्याद्री अंडमान निकोबार में और दक्षिणी सह्याद्री में मिलते हैं रबड़ और सिनकोना, ठीक है। अभी बात कर रहे थे उत्तरी सह्याद्री की, तो उत्तरी सह्याद्री में इसे 16 वन कहा जाता है और दक्षिणी सह्याद्री में ये वन पाया जाता है। रबड़ और सिनकोना दक्षिणी सह्याद्री में पाया जाता है और अंडमान निकोबार में मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश वन इन्हीं वनों से ढका हुआ है। कौन वन पाए जाते हैं अधिक अंडमान निकोबार में, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें से सभी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं और वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, तो ये सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय है और नवीकरणीय नहीं है, ठीक है। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो उपयोग करने पर बार बार उपयोग करने पर खत्म कभी नहीं होता है, ठीक है, समाप्त नहीं होता है। वहीं अनवीकरणीय संसाधन, इसमें जोड़ दें तो अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो उपयोग करने पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि उपयोग करने पर खत्म हो जाता है, तो क्या नवीकरणीय संसाधन मिट्टी, कृषि, हवा ये नहीं है, ठीक है। मिट्टी, कृषि, हवा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, हवा है, जल है, मिट्टी है, सूर्य है, ठीक है, कृषि, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, नहीं है, तो उपयुक्त में एक से अधिक क्या है, नहीं है, ठीक है। सॉरी, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्या होगा इसका आंसर, मतलब थोड़ा सा लग रहा है ये नवीकरणीय है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, नहीं है इनमें से, तो उपयुक्त में एक से अधिक नहीं है, ये होगा या ये होगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, और नवीकरणीय इसमें से कोई नहीं है, यानी कि तो ई नंबर भी सही हो सकता है, ई नंबर ही सही होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है नहीं और हाँ का, ऐसा वर्ड बना के देता है कि हमेशा उसमें कंफ्यूजन होता है, नहीं, हाँ, ई, डी, यहाँ यही हमेशा कंफ्यूजन होता है। अब देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सुरक्षा से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें अनवीकरणीय संसाधन में, तो वो पेट्रोलियम हो जाएगा और कोयला हो जाएगा। पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, ये सब जो है अनवीकरणीय होगा, जो कि उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। और विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है और उपयोगिता के आधार पर, ये उपयोगिता के आधार पर पूछा गया था,
तो 2 भागों में, अनवीकरणीय और नवीकरणीय में। और विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, संचित संसाधन, संचित कोश संसाधन और भंडारण संसाधन। तो ये हो गया अनवीकरणीय और नवीकरणीय से, ठीक है। तो ये बीज बचाओ जो है इसका 129 नंबर का आंसर आप सब शायद दे दिए होंगे। तो ये 1973 में शुरू किया गया था चिपको आंदोलन, 1973 में उत्तराखंड का चमोली जिला में, ठीक है, उत्तराखंड का चमोली जिला। अगर बात करें चिपको आंदोलन के प्रणेता का, नेतृत्वकर्ता का नाम लें तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का सबसे आगे नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, बहुगुणा। वहीं बात करें सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, इसे PDF ही लाके दिखा देते हैं, ठीक है। तो इनका प्रणेता कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, श्रीमती गौरा देवी चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अब बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता चिपको आंदोलन से निकले विजय जड़धारी थे। तो विजय जड़धारी, चिपको आंदोलन से निकले विजय जड़धारी, बीज बचाओ आंदोलन में विजय जड़धारी। नवधान्य आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में हुई थी। इनके प्रणेता वंदना शिवा थी। इनके प्रणेता नवधान्य आंदोलन तो वंदना शिवा। यह आंदोलन जो है, ये नवधान्य आंदोलन क्या है कि जैव विविधता संरक्षण, तो जैव विविधता, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, नवधान्य आंदोलन हुआ। किसानों के अधिकारों और बीज बचत प्रक्रिया को बढ़ावा देना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना। तो ये हो गया आपका नवधान्य आंदोलन 1984। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्र में मोड़ने के लिए विकसित किया गया था। तो देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या था? जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण, जलाशय का निर्माण करेंगे जल भंडारण करने के लिए और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो ये हो गया बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य। ये नहीं है, ठीक है, जल भंडारण नहीं होगा और जलीय कृषि कृषि का यानी कि सिंचाई के लिए नहीं होगा। नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, इससे इसका है कौन, इसमें नहीं पूछा है, तो ये C नंबर सही है। और इसमें कौन कौन से है ये नदी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसे बाढ़ को नियंत्रित करने, नदी परियोजना किस लिए बनाया जाता है? तो बाढ़ को नियंत्रित करने और इसके अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्र में, इसका अतिरिक्त जितना पानी होता है कमी वाले क्षेत्र में मोड़कर वहाँ कृषि के लिए सिंचाई किया जाता है, नहर बनाए, और यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना के तहत किया जाता है, ठीक है। और दामोदर घाटी जो है, दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये रहा। और ये कब परियोजना मतलब शुरू की गई थी? तो 1948 में किया गया था, 1948 में। और अमेरिका की टेनेसी नदी के नक्शे कदम पर इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भर के सभी घरों के छतों पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये तमिलनाडु है। ये करेंट अफेयर का है। तो तमिलनाडु भारत का जो है पहला राज्य जिसने राज्य के भीतर सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य बना दिया। यह योजना तमिलनाडु में कब शुरू की गई? तो 2001 में वर्षा जल को बहने के बजाय
हार्वेस्टिंग विधि से वर्षा की बूंदों को एकत्रित किया जाता है। भविष्य में उसके उपयोग के लिए गहरे गड्ढे, जल भृत टपकन के साथ यह एक जलाशय में संग्रहित किया जाता है। यह उद्यान पशुधन उद्यान सिंचाई उचित उपचार के साथ घरेलू उपयोग, घरों के लिए इंडोर हीटिंग आदि के लिए जल प्रदान करता है। इंडोर हीटिंग के लिए भी, ठीक है। तमिलनाडु में अनिवार्य जल संचय की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता 2021 में कौन थी? तो जे जयललिता के द्वारा किया गया था। चेन्नई में जल स्तर में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये रहा क्वेश्चन का विश्लेषण। आगे देखिए, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो इसमें से सरदार सरोवर जो बांध है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो इधर नहीं आएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तो नहीं है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए जानते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में। इनके लाभों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समूह शामिल है। सरदार सरोवर और महेश्वर नर्मदा नदी, सरदार सरोवर और महेश्वर नर्मदा नदी पर निर्मित है बांध। सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध निर्मित 30 बांधों पर दो सबसे बड़ी बांध है। तो महेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध 30 बांध पर बनाया गया है, सबसे बड़ी 2 बांध, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, सरदार सरोवर की ऊंचाई है 138 मीटर होता है। ऊंचाई में हमेशा मीटर में रहता है ऊंचाई। 138 मीटर ऊंचाई है सरदार सरोवर बांध की। नीम सहित 163, और नीम से लीजिएगा तो 163 मीटर ऊंचाई है इसका। वहीं बात करें 1980 के दशक में सरदार सरोवर बांध का विरोध, सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए विरोध की थी मेघा पाटेकर ने 1980 के दशक में। और लंबाई जो है सरदार सरोवर का तो 1210 मीटर है, लंबाई 1210 मीटर है। 17 सितंबर 2017 को सरदार सरोवर बांध प्रधानमंत्री द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्र नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक मेघा पाटेकर है। और 17 सितंबर 2017 को क्या हुआ था? सरदार सरोवर बांध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया था। सरदार सरोवर बांध जो है राष्ट्र को समर्पित किया। भारत का सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है, ठीक है। व्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पर है टिहरी बांध। 261 मीटर ऊंचा है, सही है। और ये 138 मीटर ऊंचा है और ये 261 मीटर ऊंचा है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है, ठीक है। माफी चाहते हैं। तो नर्मदा बचाओ के जनक मेघा पाटेकर हो गया। भारत का सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। और हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध लंबी है। हीराकुंड बांध क्या है? विश्व की सबसे लंबी बांध है जो कि महानदी के ऊपर है। तो हीराकुंड बांध की लंबाई देखिए 4800 मीटर है, 4800 मीटर लंबी है, ठीक है। ये 261 मीटर ऊंची है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आदिम रूप के लिए, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है,
तो इसमें से बेवर और पामाडावी, ये उड़ीसा का है बेवर, तो ये उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। मिल्पा मैक्सिको यूएसए का हो जाएगा। तो भारत में आदिम खेती के रूप में उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। झूम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि, काटो और जलाओ अथवा बुश फेलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बुश फेलो, काटो जलाओ, स्थानांतरीय कृषि और झूम कृषि भी कहा जाता है। स्थानीय रूप में इस कृषि को पूर्वी राज्यों में झूम कृषि कहा जाता है। पूर्वी राज्यों में यानी 7 सिस्टर में झूम कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बेवर कहा जाता है। एमपी में बेवर कहा जाता है, ठीक है। और दहिया, बेवर या दहिया कहा जाता है एमपी में, बेवर या दहिया। छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडावी, अभी आपने देखा पामाडावी, उड़ीसा में पामाडावी या कोमन, पामाडावी या कोमन। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है पोडू। पूर्वी राजस्थान में, राजस्थान के पूर्वी भाग में बात्रा, ठीक है, बात्रा, राजस्थान के पूर्वी भाग में बात्रा। आंध्र प्रदेश में पोडू, ठीक है, पोडू। केरल में कुमारी आदि कहा जाता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? तो ये मिल्पा मध्य अमेरिका, लदांग मध्य अफ्रीका, कोनुको मैक्सिको। तो ये हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा, तो डी इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लदांग नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। लदांग आपका जो है मलेशिया का आता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मिल्पा आपका सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। तो झूम कृषि के संबंध में मिल्पा मध्य अमेरिका सही मेल है। तो कोबुल कोमिले मैक्सिको की है झूम खेती। मैक्सिको में क्या नाम देता है झूम खेती को? तो कोबुल कोमिले मैक्सिको में कहा जाता है। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है झूम खेती को। और जावा और मलेशिया, और जावा जो कि सिंगापुर इधर है, जावा मलेशिया में क्या कहा जाता है? तो लादांग कहा जाता है। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? तो कोनुंगो, यानी दक्षिण अमेरिका का देश है वेनेजुएला, तो ये कोनुंगो कहा जाता है। रोका ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका का ही देश है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। चेन्ना श्रीलंका में कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, चेन्ना श्रीलंका में कहा जाता है, ठीक है। और रोका ब्राज़ील में कहा जाता है। कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है। लदांग मलेशिया में कहा जाता है। मैक्सिको मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। कोबुल कोमिले मैक्सिको में कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लदांग हो जाएगा आपका मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में लदांग हो जाएगा। और जावा मलेशिया में हो जाएगा लदांग। कोनुको जो है आपका वेनेजुएला में हो जाएगा, वेनेजुएला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो बाबा भूदान की पहाड़ी पर की गई थी, ठीक है। ये कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर है, तो ये हो जाएगा बी नंबर सही। ये जानते हैं अरेबिका कॉफ़ी के इतिहास के बारे में। तो भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती बाबा भूदान की पहाड़ी पर की गई थी। विश्व में कुल कहवा को ही कॉफ़ी कहा जाता है। विश्व के कुल कहवा उत्पादन का मात्र 4.5% उत्पादन भारत में किया जाता है। इसका स्वाद उत्तम होने के कारण
इसकी मांग विदेशों में अधिक होती है। कहवा उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक दशाएं 15 कहवा उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री तक होता है। 15 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक होना चाहिए, 28 डिग्री तक, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? 150 से लेके 250 तक, 150 से लेकर 250 तक होना चाहिए औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर तक, ठीक है। आगे इसके हिस्ट्री के बारे में देखिए कि पठारी ढालू भूमि दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। दोमट और लावा निर्मित, लावा से जो निर्मित होती है। भारत में 2 प्रकार की कहवा की कृषि अरेबिका और रोबास्टा कॉफ़ी 2 प्रकार की जाती है भारत में उत्पादन। कॉफ़ी का जन्म स्थान इथोपिया और यमन माना जाता है। कॉफ़ी यमन का पौधा है जिसे भारत में 17वीं सदी में फकीर बाबा बुदान के द्वारा लाया गया था, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है, खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणियों से संबंधित है? तो कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणियों से संबंधित है? खनिजों का कौन सा समूह? तो अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, यही हो जाएगा आपका संबंधित है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर क्या है? गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित खनिज है। और खनिज एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन एवं प्राप्त शैलों से होती है। भारत विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन संपन्न देशों में आता है। धात्विक खनिजों के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अभ्रक धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है। अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर अधात्विक खनिज है। ये अधातु है और खनिज भी कहा जाता है अधात्विक खनिज, इसीलिए अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। एवस्टस पाइराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, केनाइट, इमारती पत्थर, ठीक है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि आती है। तो अधात्विक खनिज में आता है कौन कौन? एवस्टस पाइराइट, नमक भी आता है, जिप्सम, हीरा, केनाइट आता है, काइनाइट, कनीनाइट, देखिए इसको कर्नेनाइट। तो कर्नेनाइट, इमारती पत्थर, इमारत में जो लगता है पत्थर, ये भी अधात्विक खनिज है। अधात्विक और विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी अधात्विक खनिज आता है। जिप्सम, हीरा, नमक, पाइराइट, एवेस्टस, ठीक है, संगमरमर, पत्थर, चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब आता है अधात्विक खनिज में। और धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? धात्विक खनिज के अंतर्गत तो लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इल्मेनाइट, बेराइट, मैग्नेसाइट, सिल्मेनाइट, टीन आदि आता है। सिल्मेनाइट, टीन, मैग्नेसाइट, बेराइट, इल्मेनाइट, ये सब आता है धात्विक खनिज में। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से लो अयस्क, तांबा, चांदी, ये सब धातु है। निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम भी धातु है। और इल्मेनाइट, ये सब जो होता है सिल्मेनाइट, तो ये सब आपका धातुएं में आता है। 2 गो नाइट करके जो है 2 गो वो अधातु होता है, कर्नेनाइट और एक था पाइराइट और कर्नेनाइट, ये अधातु है। बाकी नाइट वाला जितने हैं तो उसे धातु में लाया जाएगा, ठीक है। नाइट वाला अभी देखें आपने तो फिर अभी दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमारा बिहार है पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए बिहार पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पाइराइट में लगभग 47% एकाधिकार है। सल्फर युक्त भंडार पाया जाता है। तो पाइराइट में सल्फर पाया जाता है, 47% है हमारा बिहार में। कितना है तो 47%। भारतीय खान ब्यूरो 2017 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भारत के लगभग 95% पाइराइट का स्रोत भी है। ठीक है, 95% स्रोत है। ठीक है, लेकिन पाया जाता है, मतलब स्रोत है लेकिन पाया जाता है, अभी निकलता है यहाँ से 47%। बिहार में अभ्रक कहाँ से मिलता है तो गया से मिलता है, नवादा जमुई, यानी दक्षिणी बिहार से गया, नवादा जमुई से आपका अभ्रक पाया जाता है। बिहार के मैग्नीज, तो बिहार से मैग्नीज कहाँ से पाया जाता है, मैग्नीज तो गया, पटना, मुंगेर, पटना चले जाइएगा इधर थोड़ा, तो गया, पटना, मुंगेर, गया, मुंगेर, गया, पटना, मुंगेर। अब बिहार के रोहतास जिले अमझोर के निकट पाइराइट के अधिक निक्षेप मिले हैं। तो रोहतास में है, रोहतास जिला में है अमझोर, अमझोर के निकट पाइराइट के अधिक निक्षेप मिले हैं। ठीक है, पाइराइट अमझोर में अधिक पाइराइट मिला है। आगे देखिए ये कौन सा धातु है, ये अधातु है। पाइराइट क्या है, अधातु है। वहीं इस पेज को फिर से देख लीजिए। अधातु में पाइराइट, आइट सब जो जुटा है, आइट और एगो कर्नेनाइट है। बस अधातु में ये दो है, एबेस्टस है, ये है संगमरमर है, जिप्सम, हीरा, ये सब है। लेकिन धातु में जो है देखिए इल्मेनाइट, बेराइट, मैग्नेसाइट, साइट एक सिल्मेनाइट, ठीक है, बॉक्साइट, ये सब धातु में आएगा। ठीक है, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, सीसा भी धातु है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है। भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी है भूतापीय ऊर्जा, और लद्दाख का पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र है। तो एक से अधिक हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आइए इनका महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। इसमें भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र एक से अधिक है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से है, भूपटल की ऊष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। गीजर के रूप में और उष्ण स्रोत के रूप में मिलते हैं, ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी से जो निर्मित होता है गीजर। भारत में 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाले 340 से अधिक गर्म स्रोत है। गर्म जल का कुंड जो है, गीजर जो है 340 से अधिक है, भारत में खोजा जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी में बसे मणिकर्ण, मणिकर्ण गर्म पानी के स्रोत हैं। मणिकर्ण कुंड भी इसे कहा जाएगा, मणिकर्ण गर्म जल। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती घाटी में, हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी में मणिकर्ण गर्म जल है का स्रोत है। अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादित की जाती है। इसे मणिकर्ण गर्म जल से अत्यधिक मात्रा में बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। लद्दाख में पूगा घाटी में है ग्रीन हाउस के लिए भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ठीक है, लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थापना की जाएगी। ठीक है, पूगा घाटी में किया गया है। अब भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट लद्दाख में ही स्थापित है। पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी कि भूतापीय ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में स्थापित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में है सरगुजा जिले में ततापानी में भी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये हो गया इस एक से अधिक। सॉरी, यहाँ आंसर जो है गलत दिया गया है, डी ऑप्शन नहीं होगा, ये बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ लद्दाख का पूगा घाटी में
भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र बनाया गया है। यहीं हर जगह है। पार्वती घाटी में मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत है भले, और आपका जो है छत्तीसगढ़ में भी तता पानी है, तो ये गर्म जल स्रोत है जहाँ से बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये लद्दाख हो जाएगा आंसर। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना है। लौह इस्पात के संबंध में, लोहा एवं इस्पात के संबंध में, तो इसे बुनियादी उद्योग नहीं, तो इसे प्रकाश उद्योग भी कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रकाश उद्योग भी कहा जाता, सॉरी, प्रकाश उद्योग मतलब इसे कैसे कहा जाएगा, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ, गलती पूछ रहा है, यानी सही नहीं है। तो इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रकाश उद्योग नहीं कहा जाता, इसीलिए इस गलत का भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा सही हो जाएगा। गलत का जोड़ा, ये भी गलत पूछ रहा है, यहाँ भी गलत है। गलत का जोड़ा भाई गलत, चोर चोर मौसेरा भाई होता है ना, उसी तरह। कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में स्थित होता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो श्रीनगर नहीं होगा आपका, सिलचर। सिलचर कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश और असम में, और पोरबंदर गुजरात। तो आपका ये हो जाएगा सही, सिलचर और पोरबंदर। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इन दोनों क्वेश्चनों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो लौह इस्पात संबंध में कथन सही नहीं है, तो इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के आधारभूत उद्योग है, सही है। लोहा इस्पात उद्योग का विकास लौह अयस्क क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में, अथवा इन दोनों खनिजों के परिवहन मार्गों पर हुआ है, जो कि वेबर के उद्योग त्रिभुज सिद्धांत पर आधारित है। अगला है पॉइंट कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की एक चौथी प्रवृत्ति भी विकसित हुई है। यह है इन उद्योगों का बंदरगाह या तटवर्ती क्षेत्रों की ओर स्थानीयकरण। दोनों संसाधनों के मध्य क्षेत्रों में जमशेदपुर और राउरकेला आदि कारखाने स्थापित हैं। बंदरगाह आधारित एकमात्र कारखाना विशाखापट्टनम में स्थित है। चूँकि यहाँ के बंदरगाह से लौह अयस्क एवं मैग्नीज का निर्यात होता है। तो कहाँ के बंदरगाह से, तो एकमात्र कारखाना स्थित है, बंदरगाह आधारित एकमात्र कारखाना है विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में है, क्योंकि यहाँ के बंदरगाह से लौह अयस्क कौन कौन चीज़, दो चीज़ होता है, लौह अयस्क और मैग्नीज का निर्यात किया जाता, यहाँ से भेजा जाता है, निर्यात होता है। इसलिए ये दोनों कच्चे माल स्वतः ही बंदरगाह पर आते थे। तो स्वतः ही बंदरगाह पर आते। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में प्रथम प्रयास किया गया था। लौह इस्पात उद्योग के विकास की दिशा में प्रथम कदम था 1874 ईस्वी में, जब कुल्टी में लौह इस्पात का कारखाना, कुल्टी, ठीक है, लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था। जब, तो कब, कुल्टी में जब लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में, कुल्टी में लौह इस्पात का कारखाना जब स्थापित किया गया था, तो ये लौह इस्पात उद्योग के विकास का प्रथम कदम था, प्रथम प्रयास। ठीक है, भारत वर्ष 2002 से विश्व भर में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादन करता रहा है। स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादन करता रहा है। भारत जो है उत्पादन करता है स्पंज आयरन का 2002 से अभी तक, 2002 से अभी तक चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है। भारत उत्पादन करता है स्पंज आयरन का। तो कुल्टी में लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1874 में। अगला पॉइंट है कि लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क एवं
कोकिंग कोयला, लौह इस्पात एवं कोकिंग कोयला आधारभूत खनिज हैं। लौह इस्पात के लिए लोहा, लौह अयस्क और कोकिंग कोयला आधारभूत खनिज है, जबकि अन्य खनिजों में मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्रोमियम प्रमुख है। अगला क्वेश्चन का व्याख्या है, 140 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। तो असम में है सिलचर, ठीक है, हल्का सा सटता है उधर सिलचर, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो असम में सिलचर से लेके पोरबंदर तक है। बी नंबर ऑप्शन सही था। और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो झांसी में काटती है। इससे कोच्चि सलेमपुर के तिर्यक मार्ग भी शामिल है। तो कोच्चि से सलेमपुर तिर्यक मार्ग भी शामिल है इसी उत्तर दक्षिण गलियारा में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट में देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। यह परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने वाली द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस सड़क मार्ग की लंबाई का कितना है? तो 5846 किलोमीटर है। यह परियोजना 2001 से प्रारंभ होकर 2012 यानी कि 11-12 साल लग गया, 1 से यानी 12 साल लग गया स्वर्णिम चतुर्भुज को बनने में, ठीक है। परियोजना 1 से प्रारंभ होकर 2012 तक पूर्ण हुई। अगला अब क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? तो ये आपका जो है पहाड़ियाँ है अरुणाचल प्रदेश की। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मिसमी, बरैल, लुसाई पहाड़ियाँ हैं। मिसमी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर सिरे पर उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये असम हो गया। तो उत्तर पूर्व में है यहाँ पे आपका मिसमी पहाड़ियाँ, भारत के पूर्वोत्तर सिरे पर उत्तर पूर्व में यहाँ मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है दक्षिण पूर्व मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स को पहले लुसाई हिल्स कहा जाता था। तो मिजो हिल्स को लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। मिजोरम में है मिजो हिल्स, इसे लुसाई हिल्स के बारे में भी जाना जाता है, लुसाई पहाड़ी के बारे नाम से भी जाना जाता है। बरैल पर्वतमाला, तो लुसाई आपका हो गया मिजोरम में, बरैल पर्वतमाला कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में ही है। तो ये ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के बीच में है। 80,000 हेक्टेयर में है, फैला हुआ है। बरैल हिल्स जो नागालैंड एवं मणिपुर से पूर्व में, नागालैंड और मणिपुर के पूर्व में है। तो यहाँ नागालैंड का पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ये पश्चिम हो जाएगा क्योंकि ऐसे है आपका ये आपका हो गया असम, ये हो गया आपका 7 सिस्टर, ठीक है। यहाँ हो गया आपका सिक्किम। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेके यहाँ हो गया नागालैंड, यहाँ हो गया मणिपुर, ये हो गया मिज़ोरम, ठीक है। तो नागालैंड और मणिपुर का पश्चिम में और वहीं असम और यहाँ तक आता है। तो असम मेघालय के पूरब में, असम मेघालय के पूरब में, तो यहाँ पर है आपका बरैल पहाड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार 80,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 142 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। फिर नहीं का बात आया है तो ये ध्यान देना है। धारवाड़, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आर्कियन क्रम की चट्टानें होगा, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानें होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ई ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये आर्कियन प्राचीनतम चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से होता है। इस क्रम के चट्टानों में लोहा, आर्कियन क्रम की चट्टानों में यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, सोना, लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा यानी जितने धातु हैं, ठीक है, अभ्रक अधातु हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या होता है कि सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का है। इस क्रम की ये तत्व पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में और आर्कियन क्रम की चट्टानों में। इस क्रम की चट्टानों में संरचना कर्नाटक के धारवाड़, फिर से देखिए, इस क्रम की चट्टानी संरचना कर्नाटक के धारवाड़ एवं शिमोगा जिला, कर्नाटक का है धारवाड़ जिला, एक शिमोगा जिला, मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीपीय बीच में और पूर्वी प्रायद्वीपीय उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसका नामकरण जो हुआ था धारवाड़ जिले के नामकरण से ही रखा गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम। अगला देखिए, अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो भारत का देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी प्रायद्वीपीय, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी प्रायद्वीपीय, उत्तर पश्चिम, पूर्वी प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसका पूर्वी प्रायद्वीपीय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अगला पॉइंट में देखिए, अरावली का निर्माण भी हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी क्या कहते हैं, जीवाश्म नहीं पाया जाता। कैमूर श्रेणी का निर्माण इसी क्रम की शैलों से हुआ है, विंध्यन क्रम की शैलों से हुआ है। इसी क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिज पाया जाता है। कैमूर विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश में है, कुड़प्पा जिले के नाम से हुआ है। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नदियों द्वारा विभिन्न जल क्रियाओं के अपरदन के कारण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के द्वारा विभिन्न जलों, कुड़प्पा क्रम जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों के नदियों द्वारा जो है विभिन्न जल क्रियाओं के अपरदन से होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में विभिन्न जल क्रियाओं के अपरदन से होता है कुड़प्पा क्रम चट्टानों का निर्माण। भारत का प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन युग का है। भारत का नवीनतम चट्टान गोंडवाना है, ठीक है, ये इसमें जीवाश्म पाया जाता है आर्कियन। पहले आर्कियन आ जाएगा, फिर धारवाड़ आ जाएगा, धारवाड़ के बाद आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आ जाएगा, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके बाद लास्ट में गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इसका क्रम भी इस प्रकार हो जाए, ऐसे सजा दीजिए, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, ये हो गया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम के बाद हो जाएगा विंध्यन, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा विंध्यन, विंध्यन के बाद हो जाएगा गोंडवाना, ठीक है, इसी में है ये है, तो इसी को सजा दीजिए, ध्यान रहेगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें लास्ट में होता है। ये आर्कियन है, ए से आर्कियन। अगला क्वेश्चन देखिए, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? असम हिमालय में तो इसकी ऊंचाई 4,400 मीटर ऊंचाई है, तो 4400 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई
4400 मीटर ऊंचाई है। बी नंबर ऑप्शन सही है। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। असम हिमालय तीस्ता दिहांग नदियों के बीच है। 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। 720 किलोमीटर की लंबाई है। तीस्ता और दिहांग, यानी कि दिहांग हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदियाँ, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। 720 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ है। हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में जो कि है। इस क्षेत्र का उल्लेखनीय पर्वत ग्यालपेरी कांगतो पर्वत, ग्यालपेरी कांगतो पर्वत, नियगई कसंग। तो ये तीनों पर्वत है, उल्लेखनीय पर्वत है। नामचा बरवा जो है हिमालय खंड का सर्वोच्च पर्वत नामचा बरवा है। हिमालय के इस खंड का मतलब कि कौन सा खंड, तो असम हिमालय में। असम हिमालय का सबसे ऊंची चोटी होगी आपका नामचा बरवा। अगला 144 नंबर क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये सही रहेगा, इस बार लाल मारते हैं। हाँ, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है पेन्नार नदी, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटक से निकलती है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। है कर्नाटक। हाँ, ये सह्याद्री है ना, नहीं, नंदी पहाड़ी, हाँ कर्नाटक यहाँ है। कर्नाटक से निकलती है पेन्नार नदी, कर्नाटक के कोलार जिला से निकलती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार जिला की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कोलार जिला कर्नाटक में है। कोलार जिला इसी के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलती है। गांडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। तो गांडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। यह गांडीकोटा कुडप्पा के निकट एक गहरा गड्ढा बनाती है कुडप्पा के निकट, कर्नाटक में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गांडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। गांडीकोटा कुडप्पा के निकट एक गहरा खड़ा बनाती है, ठीक है। इसकी प्रमुख पेन्नार नदी की प्रमुख सहायक नदी है जयमंगली, कुंदेरू, संगीलेरू, लेरू जो होता है संगीलेरू, चित्रावती, कुंदेरू, जयमंगली, कुंदेरू, संगीलेरू, चित्रावती और पापागनी, ठीक है, पापागनी, चेटियार। इनकी पेन्नार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चेटियार, पापागनी, चित्रावती, सगीलेरू, कुंदेरू और जयमंगली। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो 20 डिग्री कहाँ, 23.5 डिग्री ये है कर्क रेखा, तो 20 डिग्री हो जाएगा आपका कर्क रेखा का दक्षिण और उत्तर में, ठीक है, समांतर। किंतु उत्तर में नहीं माना जाएगा, दक्षिण में माना जाएगा। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 23.5 डिग्री ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री यहाँ है, इसके नीचे ही होगा 20 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जनवरी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में माना जाता है। कर्क रेखा पर जनवरी में
न्यूनतम तापमान और मई जून में अधिकतम तापमान होता है। सही बात है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहता है। अधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान में। रात को ठंडा हो जाता है बालू और दिन को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है। तो समताप रेखाएं कल्पित रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती, तो ये भी सही है। ठीक है। रेखा कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। आगे देखिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और 2 बराबर भागों में उपोष्ण कटिबंध एवं दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उत्तर भारत में उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है और दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंध को बांटती है। सुजापुर कर्क रेखा जो है सुजापुर मध्य प्रदेश से होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आइए जानते हैं। गुजरात का अहमदाबाद से गुजरती है और राजस्थान का कौन सा है ध्यान नहीं है राजस्थान का, तो मध्य प्रदेश में है सुजापुर से गुजरती है और छत्तीसगढ़ के सोनहर से गुजरती है और झारखंड के लोहरदगा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से गुजरता। तो ये हो गया आपका जगह का नाम कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। तो औसत सागर तल से 1500 मीटर कितना है? ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। औसत सागर तल से 1524 मीटर ऊंचा है। ये उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतिक विस्तार है क्योंकि भारत के उत्तर में स्थित है पश्चिमी हिमालय, और दक्षिणी हिमालय भी है, पूर्वी हिमालय भी है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति यहाँ पाया जाएगा। तो पश्चिम हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। उपोष्ण कटिबंधीय विस्तार का उच्चतम सीमा जो होता है औसत सागर तल से 1524 मीटर में फैला हुआ रहता है। 1524 मीटर यानी कि 1500 मीटर तक फैला होता है। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। 1000 से 2000 मीटर के बीच में कौन सा वनस्पति पाया जाता है ऊंचाई वाले क्षेत्र में? तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनर जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ओक, चेस्टनर वृक्ष पाया जाता है चौड़े पत्ते वाले। या 1000 से ऐसे इसका होता है ऊंचाई 1000 से 2000 ऐसे, यहाँ से यहाँ तक में हम 1 से 1000 है, यहाँ से यहाँ तक में हम 2000 मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ इसी के बीच में 1500 के बीच में चौड़े पत्तियों वाले ओक पाया जाता है और चौड़े पत्तियों वाले वृक्ष पाया जाता है और चेस्टनर भी पाया जाता है। ठीक है। और 1500 और उपोष्ण कटिबंधीय में 1500 ऊंचाई, तो वही है 1000 से 2000 के बीच में। उपोष्ण कटिबंधीय ओक और चेस्टनर और चौड़े पत्ती वाले जो है वन कैसा वन होगा? उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति होगा। और इसे विस्तार से जानिए तो 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई में शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। तो ये 1000 से 2000 के बीच में हुआ, ये 2000 से लेकर 3000 के बीच में हुआ। ठीक है। तो इसी में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? 1500 से 3000 की ऊंचाई में शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। शंकुधारी 1.5 से 3000 के बीच। देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर पाया जाता है। ठीक है। 3600 से लेकर मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति होती है। ठीक है। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो 3600 से ऊपर जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है
और घास के मैदान, जो कि इस स्थान पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। सिल्वर फर, इसका अल्पाइन का जो होता है सिल्वर फर जूनियर पाइन बर्च इन वनों के वृक्ष हैं, अल्पाइन वनों के। तो इस प्रकार ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। कितनी होती है? तो इसमें क्या है कि मानसूनी पतझड़ वन होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों में इनमें से अधिक सभी हो जाएगा, यानी कि 200 से अधिक भी वर्षा इसमें आ जाएगा, 150 से 200 के बीच में पानी इसमें रहेगा, और 100 से 150 तक भी इसमें वर्षा होगी। ठीक है, तो सभी उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। आते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या में क्या है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को उपयुक्त में से एक से अधिक वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो 100 से लेके 150 तक हो जाएगा, 150 से लेके मतलब 100 तक होती है, 200 तक हो जाएगा, 70 से लेके आपका 150 तक हो जाएगा। इसी प्रकार वो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। अगला है पॉइंट कि इस प्रकार वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देता है, यानी कि ये 1.5 महीना लगता है इसका पत्तियां गिराने में। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, सूखे और गर्मी और सूखा जब रहता है तो उसी टाइम अपना पत्ता गिराता है। तो पतझड़ वन है। कौन सा वन है? मानसूनी पतझड़ वन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र पाए जाते हैं, क्षेत्र वाले राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल और गुजरात। ये सही है आपका। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये जानते हैं इनके बारे में। तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। भारत में ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। गंगा आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए, तो यहाँ दिया है ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी। तो यहाँ मुख्य रूप से जो है आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात ही ऊपर में दिया है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो जाना चाहिए। तो अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार हो गया आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो आगे है गंगा डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पतियाँ मिलती हैं। कौन सी वनस्पतियाँ? ज्वारीय वन क्षेत्र वाले वनस्पति, ज्वारीय वन वनस्पतियाँ। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ प्रमुख वनस्पतियाँ मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, बेंदी। तो केवड़ा, बेंदी, कैजुरीना, सुंदरी, मैंग्रोव, नारियल, ताड़, एंगार, ये प्रमुख वनस्पतियां हैं यहाँ के। ज्वारीय वन समुद्री कटाव को रोकते हैं। इनकी लकड़ियाँ जल में सड़ती नहीं हैं। ज्वारीय वन की लकड़ियाँ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। 4992, 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है मैंग्रोव वन। इस प्रकार हमारे ख्याल से ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हो जाएंगे। हम डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, कोई नहीं। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। तो महाभारत लेख सर्वाधिक पूछा है, सही है। ठीक है, सर्वाधिक ज्वारीय वन है तो सही है ए नंबर। ठीक है, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। तो महाभारत लेख पर्वत स्थित कहाँ पे है? तो आपका जो है ना
पहले पीर पंजाल आ जाएगा। पीर पंजाल इसी का श्रेणी में आता है, मध्य भारत श्रेणी में पीर पंजाल। धौलाधर, फिर नाग टिब्बा आ जाता है, धौलाधर नाग टिब्बा। उसके बाद आ जाएगा आपका पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा। उसके बाद हो जाएगा आपका महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, किसके है? तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है, या इसे क्या कहता है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है इसे। इसका व्याख्या देखिए, महाभारत लेख पर्वत नेपाल में स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण में। हिमाद्री यानी कि महान हिमालय हो गया आपका। दक्षिण में निहित सीमा सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ी प्रणाली बनाती है। इसे लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत चौड़ाई जो है, इसकी औसत चौड़ाई कितना? 80-100 किलोमीटर चौड़ाई है सिर्फ मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की या हिमाचल हिमालय के। 80 से लेके 100 किलोमीटर तक औसत चौड़ाई है इसकी। सामान्य ऊंचाई इसका कितना है? तो 3700 मीटर है, यानी 3700 मीटर ऊंचाई है इसका। 3700 से लेके 4500 मीटर तक है नेपाल हिमालय की ऊंचाई। महाभारत लेक इसी में है, तो 3700 से लेके 4500 मीटर ऊंचाई। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। मसूरी, नागटिब्बा, उसके बाद महाभारत लेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका ज्योग्राफी का। R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। क्या लिया है? तो इसमें बता रहा है कि एक से अधिक लिया है। भूगर्भिक संरचना को लिया है, भौतिक आकृति को लिया और अवस्थिति को लिया है। तो आइए जानते हैं इनके विस्तार के बारे में। इनके विस्तार के बारे में दिया गया है कि R.L. सिंह जो है प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में उपयुक्त में एक से अधिक लिया है। भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व उच्चावच जलवायु, R.L. सिंह के जलवायु, उच्चावच विशेषताएं, मिट्टियाँ इत्यादि। भारत के सामान्य प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। हिमालय पर्वत क्षेत्र, गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी खंड, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी खंड, दक्कन का पठार और भारतीय तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। ये सब हो गया आपका R.L. सिंह के अनुसार। आगे देखिए, मैकफर्लेन ने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में भारत को 2 बृहद प्रदेशों और 16 उप प्रदेशों में बांटा है। मैकफेरलेन याद रखना है, मैकफर्लेन। तो ये 16 उप प्रदेशों में और 2 बृहद प्रदेशों में बांटा है मैकफर्लेन ने। डडले स्टाम्प ने भारत को 3 बृहद प्रदेशों में, भारत को 3 बड़े भाग और 22 उप प्रदेश में बांटा है डडले स्टाम्प विभाजन। R.L. सिंह ने, आगे देखिए, R.L. सिंह ने भारत का प्रादेशिक भूगोल 4 बृहद और 28 मध्यम, 67 प्रथम क्रम, 192 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम के प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन समाप्त। तो थैंक यू। तो इसमें से सब हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा वीडियो तो थोड़ा सा भी तो ज़रूर मेरा लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा अगर शेयर कर दें तो अच्छी बात है। TRE 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 के लिए, उन्हें हमारी सेट अगर जो विद्यार्थी नहीं मार पाते अपने से, तो हमारा वीडियो शेयर कर दें उनके पास। ठीक है, धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।